हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर। सो एक्यूट रीनल फेलियर इज डिफाइंड एज रैपिड डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड impaired fluid and electrolyte balance, often associated with hyperkalemia, metabolic acidosis and hypertension। सो एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है कि हमारा जो भी रीनल मतलब किडनी का जो भी फंक्शन है उसमें रैपिड डिक्लाइन होगा, और ये इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड लेवल्स में, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और इम्पेयर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। और ये किसकी वजह से हो सकता है कि हाइपर कैलीमिया हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। और ये ARF इज़ इनकाउंटेड इन 3 to 10% ऑफ ऑल एडमिशन टू NICU। जो भी ARF की वजह से 3 to 10% जो भी एडमिशन होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, वो ARF की वजह से होते हैं। और इसको फिर क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: प्री रीनल, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर और पोस्ट रीनल। प्री रीनल फेलियर रिफर्स टू हाइपो परफ्यूजन ऑफ द किडनीज। मतलब प्री रीनल में क्या होगा कि हमारे किडनीज के पास जो है वो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस अमाउंट में जाएगा। सो रिवर्सिबल इफ द कॉज ऑफ रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बिफोर किडनी डैमेज। सो जो भी ये प्री रीनल वाला जो एक्यूट रीनल फेलियर है, इसमें क्या है कि अगर हमें इसका कॉज पता चल जाए कि रिड्यूस अमाउंट में ब्लड फ्लो क्यों पहुंच रहा है किडनी के पास, तो ये ठीक किया जा सकता है। इसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि प्रोफाउंड डिप्लीशन ऑफ वेस्कुलर वॉल्यूम, इम्पेयर्ड परफ्यूजन कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक, एंड डिक्रीज वेस्कुलर फिलिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा प्री रीनल फेलियर हो सकता है। सो फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्ट रीनल फेलियर, रिजल्ट्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो फ्रॉम द किडनी। तो इसमें क्या होगा, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी हमारा जो यूरिन आउटफ्लो का जो भी पाथवे होता है उसमें कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये पोस्ट रीनल फेलियर होगा। आउटफ्लो कैन अकर इन यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इनमें से कहीं पे भी हो सकता है। फिर इंट्रेंसिक और इंट्रारीनल, रिजल्ट्स फ्रॉम कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द किडनी। इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंट्रेंसिक वाले में जो भी हमारे किडनी का स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी पार्ट में कहीं पे भी डैमेज हो सकता है। इसमें मोस्ट कॉमनली इंजरी जो होती है वो ट्यूब्यूल्स में होती है। सो इटियोलॉजी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले प्री रीनल में हाइपोवॉलीमिया की वजह से हो सकती है, हेमरेज की वजह से सकती है, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव लॉस ऑफ GIT फ्लूइड, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यू टू बर्न इंजरी, एंड थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस ड्यू टू सेप्टिसीमिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हमने प्री रीनल हमने पढ़ा था किस वजह से हो रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं जो भी हमारा फ्लूइड है वो कम अमाउंट में पहुंच रहा है, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है। तो वही हाइपोवॉल्यूमिया हो गया, हेमरेज हो गया, मतलब यहाँ पे भी कम अमाउंट में जो भी कॉजेज लिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लड का फ्लो है, जो भी फ्लूइड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। और फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज वेस्कुलर फिलिंग हो सकती है इसमें, एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से या सेप्टिक शॉक की वजह से। हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। फिर डिक्रीज रीनल परफ्यूजन ड्यू टू वेसो एक्टिव मेडिएटर्स और ड्रग्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, इन सब की वजह से हो सकता है। पेरिनेटल एस्फाइक्सिया की वजह से हो सकता है। फिर इंट्रारीनल में देखेंगे तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। हमने रीनल में क्या देखा था कि कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है किसी ना किसी पार्ट में, तो यहाँ पे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। प्रोलॉन्ग रीनल इश्कीमिया हो सकता है, एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, हैवी मेटल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनकी वजह से हो सकता है। इंट्राट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रिजल्ट्स फ्रॉम हीमोग्लोबिनुरिया, माइग्लोबिनुरिया, माइलोमा, लाइट चेन्स और यूरिक एसिड कास्ट। एक्यूट रीनल डिसीज हो सकती है सच एज ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस और पॉलिनोनेफ्राइटिस या हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर पोस्ट रीनल में बाइलेटरल यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। हमने पोस्ट रीनल में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो जैसे यूरेथ्रा में हो रहा है या फिर ब्लैडर में या फिर यूरेटर में, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बाइलेटरल यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, फिर विम्स ट्यूमर हो सकता है, फिर या फिर स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो सकती हैं, फिर कैल्कुलाई हो सकता है।
फिर अगर हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो सबसे पहले हम लोग प्री रीनल की देखते हैं। इसमें क्या है, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ किडनी, मतलब रिड्यूस अमाउंट में हमारा ब्लड पहुंच रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज TFR हो जाएगा। फिर इस डिक्रीज TFR हो रहा है तो हमारे जो किडनी के फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके उधर तक का जो ब्लड है या जो भी फ्लूइड्स है वो करेक्ट अमाउंट में नहीं पहुंचे। इसकी वजह से क्या होगा, डैमेज होने लगेगा। डैमेज होगा तो वहाँ से लीकेज ऑफ प्रोटीन्स, कास्ट एंड फिल्ट्रेट्स ये सब होने लगेंगे। फिर वहाँ पे ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो ही रहा था GFR, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगेगा, और जिसकी वजह से लास्ट में क्या हो जाएगी, किडनी इंजरी हो जाएगी। और ये हमने पहले ही पढ़ा था कि इसको हम लोग सही कर सकते हैं कि हमें अर्ली फेज में पता चल जाए, और इसको सही करने के लिए इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स देते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा फ्लूइड जो है कम अमाउंट में पहुँच रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स देंगे। फिर इंट्रारीनल में हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, तो डायरेक्टली डैमेज रीनल पैरेन्काइमा ड्यू टू टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन और इशीमिया, इनकी वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। फिर ये लीड करेगा ट्यूबुलर सेल्स एंड ग्लोमेरुलाई इंजर्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है हमारी ट्यूबुलर सेल्स और ग्लोमेरुलाई इंजर्ड हो गई, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन फेल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट बिल्ड्स अप इन द ब्लड, जिसको एक्सोटीमिया कहते हैं। हमारे जो ब्लड लेवल में वेस्ट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। फिर पोस्ट रीनल में इंक्रीज प्रेशर इन यूरेटर। पोस्ट रीनल क्या था, कहीं ना कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इंक्रीज प्रेशर इन यूरेटर लीड्स टू इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कलेक्टिंग ट्यूब और रीनल ट्यूब्यूल्स। फिर ये लीड करेगा डैमेज इन ट्यूब्यूल्स एंड ग्लोमेरुलाई, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फिर से फेल हो जाएगा और ARF कॉज हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में अगर हम देखें तो एक्यूट रीनल फेलियर कोर्स डिवाइडेड इनटू तीन फेजेस में एक्यूट रीनल फेलियर का कोर्स डिवाइडर होता है। इसमें सबसे पहले आती है ओलिग्यूरिक फेज, ये 3 से 10 दिन तक लास्ट करती है, और इसमें वेस्ट बिल्डअप इन द ब्लड। इसमें जो क्या होगा कि ब्लड में हमारा जो है वेस्ट का लेवल, जो भी हमारा यूरिया वगैरह जो भी है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। इफ़ इट इज़ कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू होती है तो BP हमारा इंक्रीज़ रहता है, यूरिया कलेक्ट होता रहेगा। कैन कॉज मसल जर्क, कन्फ्यूजन, स्लीपीनेस, कोमा, डेथ, ये सारी चीज़ें ये कॉज कर सकती है। फिर सेकंड फेज़ होती है हमारी डायरेटिक फेज़। इसमें क्या होता है कि हमारा जो यूरिन का डायरेटिक है, तो सही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड है, तो इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज यूरिन हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन हमारा ज़्यादा निकल रहा है, हमारी बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होगा, लॉस होगा, और ये क्या होती है 1 हफ्ते तक ये लास्ट करती है। फिर लास्ट में आती है रिकवरी या फिर कन्वर्जन फेज। इसमें हर चीज़ मतलब नॉर्मल की तरफ जाने लगेंगे, जैसे यूरिन आउटपुट जो है वो इम्प्रूव होने लगेगा, कैरेटिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने लगेगा। और जो हम चिल्ड्रंस में जो भी हम लोग फीचर्स देखते हैं उसमें ओलिग्यूरिया होता है, ड्राई माउथ होता है, पुअर स्किन, टर्गर होता है। फिर माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज इन BP हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, टायर्डनेस होगी, या फिर वीक आर्म्स और लेग्स हो सकते हैं, हाइपो एक्टिव और एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्स होगा, इलियस, टिंगलिंग, सेंसेशन ऑफ माउथ, टंग और एक्सट्रीमिटीज़। फिर एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, GI ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले यूरिन एनालिसिस कराते हैं, इसमें हम लोग RBC, कास्ट, प्रोटीन एंड ट्यूबुलर सेल्स को देखेंगे। फिर ब्लड यूरिया ये BUN चेक कराएंगे, फिर क्रिएटिनिन लेवल कराएंगे, फिर सेरम इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम और पोटेशियम का लेवल देखेंगे, और USG करा सकते हैं। फिर हम लोग ट्रीटमेंट अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। इसमें इन्फ्यूजन देंगे 20 to 30 ml पर kg, NS या RL देंगे 45 to 60 मिनट्स के अंदर। फिर अगर हैमरेज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। अगर पोटेशियम इज़ नॉट गिवन अनलेस यूरिन फ्लो इज़ एस्टेब्लिश, हमें तब तक पोटेशियम नहीं देना है जब तक हमारा जो यूरिन फ्लो है वो स्टेब्लिश ना हो जाए। और फ्लूजामाइड देंगे IV 1 mg पर kg, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कराएंगे। फिर कैलोरिक मैनेजमेंट में गिव 25% ऑफ टोटल कैलोरी थ्रू 25% डेक्सट्रोज। जो भी हमारा टोटल कैलोरी इनटेक है उसका 25% हम लोग कैसे करेंगे, डेक्सट्रोज से देंगे।
और ये इसके लिए हमें एक स्पेशल कैनुला इंसर्ट करना होता है सुपीरियर वेना कावा में, जो थोड़ा लार्ज कैनुला होता है, जिसकी वजह से ये अवॉइड करता है पेरिफेरल वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह नहीं होती इसकी वजह से। फिर गिव एसेंशियल एमिनो एसिड थ्रू आईवी, जो भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो आईवी के थ्रू देंगे। प्रोटीन इन्फेंट्स में 1 to 1.2 ग्राम पर केजी देते हैं, ओल्डर किड्स में 0.8 to 1.2 ग्राम पर केजी देते हैं। और ये टोटल एनर्जी मतलब जो भी हम दे रहे हैं इसका 60 to 80 किलो कैलोरी पर केजी होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट में देखेंगे तो हाइपरकैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरकैलीमिया के लिए क्या करेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग मैनवर्स, इनका कोई कॉम्बिनेशन से इन्फ्यूजन ऑफ 0.5 ml पर केजी ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन ओवर 2 to 4 मिनट्स देंगे। या फिर इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज 5 ग्राम होगा, ये प्रमोट करेगा जो भी पोटेशियम का मूवमेंट है उसको प्रमोट करता है। फिर कैक्सलेट कटायन एक्सचेंज रेजन्स एट अ डोज ऑफ 1 ग्राम पर केजी। ये कैक्सलेट कटायन एक्सचेंज रेजन जो है इसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इन 20% ऑफ सॉर्बिटॉल और डेक्सट्रोज सॉल्यूशन इसमें देंगे। और हाइपोनेट्रीमिया के लिए हम लोग सिंपली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करा देंगे। फिर ये है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, आईवी या ओरल किसी भी तरीके से दे सकते हैं। फिर ये तभी हम लोग देंगे जब हमारा 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा ये सेरम टोटल बाइकार्बोनेट। फिर सीजर्स में स्लो आईवी इन्फ्यूजन देंगे डायज़ेपाम का एट 0.1 mg पर केजी, फॉलोड बाय मेंटेनेंस थेरेपी विद डाइफेनाइल हाइड्रोटोनिन एट 3 to 8 mg पर केजी, मतलब फेनेटोइन देंगे 3 to 8 mg पर केजी ओरली। फिर एनीमिया पैक्ड रेड सेल्स देंगे। और हाइपरटेंशन में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नेफिडिपिन, ये सारी मेडिकेशंस हम दे सकते हैं। डायलिसिस तभी हमें करनी है अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ा ही हुआ है और सीवियर फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, या फिर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, या फिर यूरेमिक इंसेफेलोपैथी हो गया, या फिर हाइपोनेट्रीमिया, अगर ये सारी चीज़ें तो हमें करनी है। और इसमें कुछ टाइप्स की डायलिसिस होती है, जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, कॉन्टिन्यूस वीनस हीमोफिल्ट्रेशन, ये सारी डायलिसिस के कुछ टाइप्स होते हैं जो इसमें करते हैं। थैंक यू।